अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 1 यूनिट 4 एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्क्राइब यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। नंबर 2, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। नंबर 3, डिस्कस द एक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी ड्रग ऑन द बॉडी। Number 4, identify the expected and adverse reactions of anti-neoplastic drugs. Number 5, discuss the nursing responsibilities related to anti-neoplastic drugs. Number 6, calculate the drug dosage accurately. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या मेडिकेशंस वो दवाइयाँ होती हैं जो कि कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक जो ड्रग्स होती हैं उनको एंटी कैंसर, कीमोथेरेपी, कीमो, साइटोटॉक्सिक और हज़ार्डस ड्रग भी कहा जाता है। और ये ड्रग्स मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद होती हैं, कुछ लिक्विड की फॉर्म में, कुछ सॉलिड की फॉर्म में, कुछ पिल्स की फॉर्म में, जो कि पेशेंट ले सकता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी कौन से हैं? लो ब्लड काउंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है या इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकंड पे टायर्डनेस, थर्ड माउथ सोरनेस हो जाती है, 4 पे नोजिया वॉमिटिंग, 5 पे लॉस ऑफ एपिटाइट, 6 पे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, 7 पे हेयर लॉस, 8 पे इनकी स्किन चेंजेस और रिएक्शन दूसरे हो सकते हैं। नंबर 9 पे पेन और नर्व चेंजेस हो सकती हैं। नंबर 10 पे चेंजेस इन फर्टिलिटी एंड सेक्सुअलिटी। जनरल साइड इफ़ेक्ट्स और एंटी न्यूप्लास्टिक थेरेपीज़ कौन सी है? इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग। नंबर 3 पे एनीमिया, 4 पे एलोपेशिया, हेयर लॉस, कीमो, ब्रेन कॉग्निटिव मेमोरी लॉस, डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन, माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सोर्स, फैटीग, स्किन एंड नेल चेंजेस हो सकते हैं एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड न्यूरोपैथीज़। नेक्स्ट इसके देखते हैं स्पेसिफिक एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसकी। अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे एंथ्रासाइक्लिन्स, थर्ड एंटी एंड्रोजेंस हैं, 4 एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, नंबर 5 एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, नंबर 6 टेक्सेंस हैं, नंबर 7 गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट हैं, नंबर 8 विंकालक्लॉइड्स। इन सारों को एक एक करके देखते हैं और उसके स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पे जो हमारे पास है एंटी प्लास्टिक एजेंट में अल्कलेटिंग एजेंट्स हैं। अल्कलेटिंग एजेंट्स में कौन से आ जाते हैं? साइक्लोफॉस्फामाइड, साइटोक्सन, आईफॉस्फामाइड, आईफैक्स, मेफलन, इवोमेला, ब्यूसल्फन, ब्यूसल्फैक्स, थायोटीपा, टेपाडीना, कार्मास्टीन, बाइकनियो, डाकार्बाजीन एंड टेमोजोलामाइड, टेमोडॉर। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं? कार्डियोटॉक्सिटीज़ कॉज करता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। पल्मोनरी फिब्रोसिस करता है, डिजीनेस, कन्फ्यूजन एंड एजिटेशन, जॉइंट पेन, एनीमिया, रेनल फेलियर, ब्लैडर टॉक्सिसिटी। सेकंड पे जो हमारे पास आता है एंथ्रासाइक्लिन्स के अंदर डेनोरोबिसिन, डोनोमाइसिन, डॉक्सीरोबिसिन, एड्रियामाइसिन, एपिरोबिसिन, एलेंस, आइडेरोबिसिन, आइडामाइसिन। कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कार्डियोमायोपैथी एंड लास्ट में पल्मोनरी फिब्रोसिस करते हैं। एंटी एंड्रोजेंस में हमारे पास फ्लूटामाइड, यूलैक्सिन आ जाता है, नाइलुटामाइड, नाइलोट्रोन आ जाता है, जो कि मसल वेस्टिंग करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, इनकी उनके स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर हमारे पास 5 फ्लोरोयूरेसिल आ जाता है, एफ्यूडेक्स, कैपिसिटाबीन, जेलोडा, गेमिसिटाबीन, गेमजार, फ्लोडोराबीन एंड मेथोट्रेक्सेड ट्रेक्सॉल, जो कि एनीमिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्किन रैश, डर्मेटाइटिस एंड पेरिफेरियल नमनेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटेज इनहिबिटर्स, जिसमें लेट्रोजोल, फिमेरा, एनेस्ट्राजोल, एरिमिडेक्स, एक्सीमेस्टेन, एरोमेसिन, जो कि जॉइंट अर्थरालजिया, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हॉट फ्लैशेस, वेट गेन एंड मूड फ्लक्चुएशन करता है। उसके बाद हमारे पास है टेक्सेंस। टेक्सेंस क्या है? पैक्लीटेक्सेल, जो कि टेक्सोल या एब्रेक्सेन एंड डॉक्सीटेक्सोल आ जाता है हमारे पास, डेक्सोटेर, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, साइटोपनिया, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड डायरिया कॉज करता है। लास्ट में इसके बाद सेकंड लास्ट हमारे पास है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, जिसके अंदर सेट्रोरिलैक्स आ जाता है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस, वेट गेन, हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज़ कॉज करता है।
उसके बाद आ जाता है लास्ट में हमारे पास विंकाल कोलॉइड्स, जिसमें हमारे पास विनक्रिस्टीन, ऑन्कोविन, विनब्लास्टीन, वेल्बन आ जाते हैं, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिस्पनिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना, कॉन्स्टिपेशन एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, क्योंकि नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट की रोल होता है इसके अंदर, ताकि कोई आगे जाके मसला ना आए। नर्स का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पेशेंट को बताने में नर्स की कॉम्पिटेंसी अच्छी होनी चाहिए, उसके जो अपने प्रोफेशनल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए हर नर्स को, एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। प्री ट्रीटमेंट है कि ट्रीटमेंट से पहले क्या कंसिडरेशन करनी चाहिए, कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कौन सी चीज़ें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी आइडेंटिफाई करनी है कि पहले इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, इसकी हिस्ट्री क्या है, बेस लाइन पूरी आपने बनानी है, इसको करेक्ट डोजेस पहले मिली है कि नहीं मिली, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। सही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसे रिलेवेंट डायग्नोसिस बनानी है, उसकी मेडिकल एंड मेडिकेशन हिस्ट्री देखनी है, ड्रग एलर्जीज़ का आपने उसका देखना है, बॉडी पैरामीटर्स एंड लेबॉर्ट्री वैल्यूज़ उसकी देखनी है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग उसकी कॉम्प्लाइंस देखना है, यानी कि जो आप उसको एडवाइस कर रहे हो वो मानने को तैयार भी है कि नहीं, या उसके कुछ सवालात हैं जिनके आप आंसर उनको दे सकते हो। ट्रीटमेंट टॉलरेंस चेक करना है उनका, यानी कि वो जो दवाई ले रहे हैं उनको वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एडवर्स इवेंट्स उनके ऊपर पहले हुए हैं या नहीं हुए, एंड वेनस एक्सेस उसको कहाँ से है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंसिडरेशन क्या होगी, मेडिकेशन जो कि एंटीएमेटिक्स ये प्रोटोकॉल के लिए पर प्रोटोकॉल दी जाती है अफेक्टिव थेरेप्यूटिक लेवल के लिए, ताकि पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो। साइटोप्रोटेक्टर्स दिए जाते हैं जो कि यूज़ प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं स्पेसिफिक सिस्टम टॉक्सिसिटीज़ को, जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स कॉज करती हैं। ड्रग की सीक्वेंसी देखनी है आपने, एंड टेस्ट डोज पहले आपने करना है पेशेंट के ऊपर, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा या उसको इससे एलर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास है डोजेज कैलकुलेशन कंसिड्रेशन। जो भी डोज ऑफ ड्रग होती है जनरली बेस किस पे करती है, इंडिविजुअल के बॉडी सरफेस एरिया पे, वेट पे। सही है। उस पर डिपेंड करती है। वो स्टैंडर्डाइज मेथड कैलकुलेशन का यूज़ करके BSA जो है बॉडी सरफेस एरिया, वो सारे जो भी क्लिनिशियन होते हैं, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी वर्कर्स होते हैं, इसके ज़रिए निकालते हैं, उसके मुताबिक आपको डोज देते हैं। और डोज की जो एडजस्टमेंट होती है ये टॉक्सिसिटीज़ के हिसाब से एडजस्ट की जाती है या बदली जा सकती है। और ड्रग डोजेज कैलकुलेशन का मैं कमेंट सेक्शन में भी वीडियो डाल दूंगा, जो मैंने पहले बताया कि ड्रग डोजेज कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिव केयर, क्योंकि जैसे मैंने पहले के बताया नर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है इन चीज़ों में। तो नर्स को चाहिए कि पेशेंट को क्या इंफॉर्मेशन दे और पेशेंट को सपोर्ट करे। सबसे पहला पेशेंट को सपोर्ट दे, उसको नॉलेज दे, उसको एम्पावर करे, ताकि वो अपनी केयर खुद कर सके। और अगर उसको फेयर है, डर लग रहा है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको हमदर्दी देना, हिम्मत देना, ताकि पेशेंट का जो खौफ है वो कम हो जाए, और उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना और इम्प्रूव कॉम्प्लाइंस का मतलब है कि जो आप उसको एडवाइस कर रहे हो उसको वो पेशेंट माने भी आपके साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट या ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले आपने इन्फॉर्म कॉन्सेंट लाजमी कर लेना है पेशेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट होते हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं डिफरेंट रूट्स के। ये हम देखते हैं सारे रूट कौन कौन से हैं। सबसे पहले रूट जो हम देखते हैं वो इंट्रावेनस है, जो कि पेरिफेरल वेनस एक्सेस, और जिसको सेंट्रल वेनस एक्सेस भी कहा जाता है, परक्यूटेनियस लाइंस के ज़रिए। सेकंड ये इनकी हम पिक्चर आगे देखेंगे। और पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वेनस सेंट्रल कैथेटर PICC, इसको भी आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रल वेनस एक्सेस है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि वेन की एंट्री, जिसके अंदर कैथेटर, टेल और उसकी कैप और साइड ऑफ द स्किन, वेन एंट्री कहाँ से हो रही है, ये आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, PICC, जो कि पेरिफेरल से किया जाता है। और ओरल रूट भी मौजूद है, ये शॉर्टर ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जिसमें पेशेंट क्या इंडिपेंडेंस होता है, किसी पे बोझ नहीं होता, वो खुद से ही गोली खा लेता है और जो टॉलरेबिलिटी भी उसकी अच्छी होती है, टॉलरेट कर लेता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को इसमें मॉनिटर नहीं किया जा सकता, सही है, नॉन कॉम्प्लायंस का चांस होता है, यानी कि आपने उसके बाद जाके गोली रख दी कि आप ये खा लें, अगर उसने खाई नहीं, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है ना कि अगर उसने नहीं खाई तो उसने प्रॉपर डोजिंग नहीं लेगा तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी उसकी, और ओवरडोजिंग भी कर सकते हैं। आपने उसको एक गोली खाने का बोला, उसने दो से ज़्यादा खा ली। इनकॉन्सिस्टेंसी हो सकती है कि आप उन्हें रख के चले गए और उसने पेशेंट भी भूल गया कि उसने दवाई लेनी है, सही है। और दूसरा क्या है, उसकी अब्जॉर्प्शन में भी हो सकता है, अगर उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सही नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन सही नहीं होगी, तो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट रूट जो हमारे पास है इंट्राथीकल, जो कि इंट्रावेंट्रिकुलर है, जिसमें क्या होता है डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर डाला जाता है प्रोफिलैक्सिस में ल्यूकेमिया के अंदर। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डाला जाता है इसके अंदर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर कीमोथेरेपी या एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती हैं। और नेक्स्ट रूट है हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल, जो कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है एंटीप्लाज्मिक ड्रग की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, जो कि कुछ या वेरी फ्यू एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट्स हैं जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं इन रूट के, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर के। सबक्यूटेनियस ऊपर वाला है एंड जो नीचे है वो क्या है, डेल्टॉइड मसल पे नॉर्मली दिया जाता है, सही है। इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम उनके नाम एंड स्पेशल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ हमने उनको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब इसमें जो हमारे पास कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं, वो सेल साइकिल जो होता है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन कॉज करती हैं, या सेल साइकिल के किसी स्टेप में जाके उनका वो स्टेप रोक देती हैं, जिससे वो फुली मैच्योर नहीं हो पाते और डेड हो जाते हैं। और ये इसके अंदर जो सेल साइकिल है, इसके अंदर सीरीज़ ऑफ फेजेस मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ ड्रग मुख्तलिफ फेज़ में जाके उनको स्टॉप करती है। जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत जल्दी ज़्यादा क्विकली डिवाइड होते हैं, सही नॉर्मल सेल के मुकाबले में, तो इसीलिए कीमोथेरेपी ड्रग्स बेटर टारगेट करती हैं उन सेल को ज़्यादातर। और इसमें एक मसला ये भी कि कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं वो डिफरेंस नहीं कर पाती कि हेल्दी सेल्स कौन से हैं एंड कैंसर के सेल्स कौन से हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है कि बहुत कैंसर के सेल्स और जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं दोनों ही डैमेज हो रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह जो हमारे ख़ुद के सेल्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं कीमोथेरेपी के डैमेज की बाद भी, सही खुद रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स जो कि म्यूटेटेड सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल नहीं होते, वो कीमोथेरेपी के डैमेज से फिर दोबारा रिकवर नहीं हो पाते हैं। और फर्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्कलेटिंग एजेंट्स। अल्कलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, सेल को रिप्रोड्यूस नहीं होने देते, जो भी वो अपनी कॉपीज़ बना रहा है कैंसर सेल्स उसको डिवाइड नहीं होने देते और उसके डीएनए क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। और ये सारे फेजेस के अंदर ही वर्क करता है, जो भी सेल साइकिल के फेजेस होते हैं उन सारे फेजेस के अंदर उसके ऊपर एक्ट करता है। और डिफरेंट कैंसर्स जैसे कि लंग, ब्रेस्ट एंड ओवरी का, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा एंड सैक्रोमा, सब के ऊपर अफेक्ट करता है, क्योंकि ये डीएनए को डैमेज करता है। और इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो को भी क्या अफेक्ट करता है। और रेयर केसेस के अंदर क्या होता है, ल्यूकेमिया के अंदर भी ये लेके चला जाता है अगर ज़्यादा डोज में ले लिया जाए, सही है, क्योंकि ये डोज डिपेंडेंट भी होता है। और अगर लोअर डोज दोगे तो उसका कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा डोज ली तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास नोज़िया, वॉमिटिंग, क्योंकि नॉर्मली क्या है बोन मैरो के ऊपर, फंक्शन के ऊपर एंड कॉज करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रप्शंस, और इसकी वजह से नोज़िया, वॉमिटिंग होता है। और नेक्स्ट क्योंकि बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स,
और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के, तो ये उनको भी डिप्रेस्ड कर देता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग रिस्पेक्टिवली इनके चांस इनके बढ़ जाते हैं होने के। और इसीलिए क्या आपने उनका ब्लड काउंट लाजमी देखते रहना है बार बार कि उनका आरबीसी काउंट कम तो नहीं हो रहा, प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो रहा, तो आपने उनको आरबीसी ब्लड या प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन लगाने हैं। तो उसके बाद क्या था, जो इनकी फ्रीक्वेंसी एंड सिवेरिटी है वो मोस्ट एडवर्स अफेक्ट होती है अगर इंक्रीजिंग डोज के साथ। सही है, अगर आप डोज बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि एडवर्स इफेक्ट भी और सिवियर हो जाएंगे। एग्जांपल्स जो अल्कलेटिंग एजेंट्स की उसमें अल्ट्रीटामाइन, बेंडामास्टीन, ब्यूसल्फोन, कार्बोप्लेटिन, कार्बास्टीन, क्लोराम्ब्यूसिल एंड सिस्प्लेटिन। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सेंस। टैक्सेंस जो कि वो साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं प्रोटीन के ऊपर, और इनको ट्यूबुलिन के ऊपर ट्यूबुलिन प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा एक्ट करते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है सेल के। जो कि ट्यूबुलिन होता है वो प्रोडक्शन के लिए और प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एसेंशियल होता है सेल डिवीज़न के अंदर, और ये सेपरेट करता है क्रोमोसोम्स को जो कि डीएनए कैरी करते हैं और डिवाइड होने में मदद देता है। जो कि टैक्सेंस हैं, और जो दूसरी कीमोथेरेपी, अगर दूसरी टैक्सेंस कब दी जाती है, जब दूसरी कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं वो काम नहीं कर पाती या वो फेल हो जाती हैं, तो ये टैक्सेंस दिए जाते हैं, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है ओवरियन, ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर पर। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ टैक्सेंस क्या है, बोन मैरो सप्रेशन कॉज करता है, और न्यूट्रोपनिया जो कि चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा देता है। और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, डायरिया, माउथ सोर, जॉइंट एंड मसल एचेज, एलोपेशिया, हेयर लॉस एंड पेरेस्थीसिया, एबनॉर्मल सेंसेशन कॉज करवाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सेंस हमारे पास आती हैं कैबेज़िटैक्सेल, डॉक्सीटैक्सेल एंड पैक्लीटैक्सेल। ये हमारे पास विंका अल्कोलाइड्स है। नेक्स्ट विंका अल्कोलाइड्स क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक फेस के ऊपर जाके सेल साइकिल के में से स्पेसिफिक फेस के ऊपर जाके उनको करता है, कौन सा फेस के ऊपर, मेटाफेस पे जाके उनको स्टॉप करता है या रोकता है। जो हमारे पास दूसरी क्लासेस एंटी ट्यूबुलिन एजेंट्स हैं, और ये नहीं कि ये एंटी ट्यूबुलिन की दूसरे एजेंट की क्लास है, सही है, जो कि बाइंड करता है ट्यूबुलिन को और इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ये स्टॉप करता है सेल डिवीज़न को, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है कैंसर सेल्स की। और विंका अल्कोलाइड्स वो बहुत यानी कि हेमेटोलॉजिकल एंड नॉन हेमेटोलॉजिकल, हेमेटोलॉजिकल मतलब डिजीज़ ऑफ ब्लड सेल्स सच एज ल्यूकेमिया, एंड नॉन हेमेटोलॉजिकल सॉलिड ऑर्गन मैलिग्नेंसीज, दोनों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ विंका अल्कोलाइड्स क्या है, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, माउथ सोर्स, हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन। इनमें जो आता है विनब्लास्टीन जो कि एक ड्रग है, वो क्या कॉज करता है, बोन मैरो सप्रेशन दूसरे एजेंट्स की तरह, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन एंड एनीमिया का रिस्क बढ़ जाता है कि एनीमिया का चांस है कि उसको हो सकता है। और इन एडिशन क्या है, विंका अल्कोलाइड जो है वो डैमेज करते हैं नर्व्स को, जैसे कि विनक्रिस्टीन क्या करेगा, ये एक ड्रग है, क्या कॉज करेगा, नंबनेस या सेंसरी इम्पेयरमेंट, ब्लड एंड डबल विजन या जनरल वीकनेस कॉज करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ विंका अल्कोलाइड्स हमारे पास विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, विंडेस्टीन एंड विनोरलबीन, नेवलबीन है। नेक्स्ट हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन्स है। एंथ्रासाइक्लिन्स भी साइटोटॉक्सिक सेल किलिंग एंटीबायोटिक्स हैं जो कि नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं। सेम सेल साइकिल के अलावा इनको मार, दूसरी जो हमने देखी थी वो सेल साइकिल के किसी फेस को रोक के उन सेल को डेथ कॉज करवा रही थी, और ये नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं। ये प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एज अ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। और जो मैनी एंथ्रासाइक्लिन्स हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी भी करती हैं, जैसे कि डॉक्सोरिबोसिन, एड्रियामाइसिन एग्जांपल ऑफ एंथ्रासाइक्लिन मेडिकेशन है जो कि वैरायटी ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग अफेक्टिंग
जो कि ब्रेस्ट कैंसर में एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द वोम के अंदर कैंसर हो गया, ओवरी, टेस्टिकल, थायराइड, स्टमक, ब्लैडर, लिवर एंड लंग, सॉफ्ट टिश्यू एंड सीवियर चाइल्डहुड कैंसर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंथ्रासाइक्लिन क्या है कि माइलोसप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन कॉज करता है, स्पेशली वाइट ब्लड सेल्स की और रेड ब्लड सेल्स की एंड प्लेटलेट्स की। और इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है अगर आप उसका काउंट देंगे कि अगर उसके RBCs, वाइट ब्लड WBCs या प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो आप उनका ट्रांसफ्यूजन लगा सकते हैं, RBCs का, प्लेटलेट्स का। और ये क्या करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग कॉज करता है, टॉक्सिसिटी टू द हार्ट करता है, जैसे कि एरिथमियास की तरफ लेकर जा सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड ओरल अल्सरेशन, यानी कि माउथ के अंदर अल्सर बन जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंथ्रासाइक्लिन्स हमारे पास डेनोरोबेसिन, डॉक्सीरोबेसिन, एड्रियामाइसिन, डॉक्सीरोबेसिन, लिपोसोमल, एपिरोबेसिन, आइडारोबेसिन एंड वेलरोबेसिन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सिमिलर इनका स्ट्रक्चर होता है ट्रू प्रोटीन की तरह सेल के अंदर, सही है। और इसीलिए इनको क्या सेल्स डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये रियल प्रोटीन है या एंटी मेटाबोलाइट्स है। तो जब ये सेल के अंदर चला जाता है तो एंटी मेटाबोलाइट्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, DNA एंड RNA के साथ, और ये नॉर्मल प्रोटीन की तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनमें स्लाइटली वेरिएशन होती है इनके प्रॉपर्टीज़ में, जो कि प्रिवेंट करते हैं सेल प्रोसेसेस को फ्रॉम कंटिन्यूइंग। और ये सेल प्रोसेस मींस के सेल मल्टीप्लाई होने नहीं देते ये। और जो कि एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं नॉर्मल प्रोटीन को और बाइंडिंग से उन सेल कैंसर सेल के साथ जो कि नॉर्मल फंक्शन एंड डिवीजन कर रही हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इनके क्या होंगे, बोन मैरो सप्रेशन कॉज करता है, जैसे कि ब्लीडिंग, एनीमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, नोजिया, एनोरेक्सिया, डायरिया, माउथ सोर्स, स्किन रैश, एक्नी, एबनॉर्मल लिवर फंक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास किया जाता है मेथोट्रेक्सेट, फ्लॉक्सोयूरिडीन, फ्लोडोराबिन B, 5-fluorouracil and gemcitabine. Thank you. Hope you like it.